आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। जी हाँ नाजरीन, हम सभी चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ये जो हमारी प्यारी सी मुस्कान है वो हमारी शख्सियत में चार चांद लगा देती है। लेकिन जनाब, कभी कभी ये जो चार चांद है ना, वो फीके पड़ जाते हैं, और वो इसलिए होता है कि हमारी जो ये ओरल हेल्थ है वो ठीक नहीं रहती, और कहीं ना कहीं हम मुस्कुराने में भी कंजूसी करने लगते हैं। वैसे हम सभी ये बखूबी जानते हैं कि हमारा हंसना, बोलना, बातें करना, खाना पीना, यहाँ तक कि अपने जज्बात है ना, उनके इजहार में भी हमारी ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एक कलीदी किरदार निभाती है। लेकिन जदीद दौर पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ओरल हेल्थ से मुतासिर हैं, ओरल डिसऑर्डर का शिकार हैं। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं हमारी जो ग़िज़ा है और खान पान है वो बुरी आदतों के तर्ज पर चल रहा है, यानी हम गलत खान पान ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अमराज होते हैं जो हमारी ओरल हेल्थ को, हमारी ओरल हाइजीन को मुतासिर करते हैं। जैसे कि अगर हमारे दांतों को ही ले लें तो उनमें कीड़ा लग जाना, पायरिया हो जाना, मुंह से बदबू आना, या मसूड़ों की कोई अमराज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज हम अपने हेलो डॉक्टर के इस शुमारे के ज़रिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं कुछ ऐसी जानकारियां, आपको मुहैया कराना चाहते हैं जिनके ज़रिए, जिनके इस्तेमाल से आप अपनी जो ये ओरल हेल्थ है उसको बेटर बना सकते हैं, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। तो जनाब, आप जल्दी से हमारा जो नंबर है ना, हमारे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है टोल फ्री नंबर, इसे नोट कीजिए और हमें कॉल कीजिए, हमसे रब्ता कायम कीजिए, हमसे लाइव जुड़िए और अपने सवाल पूछिए। तो नाज़रीन, करवाएंगे आपका तारुफ आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट्स, जो हमें बताएंगे ओरल हाइजीन से जुड़ी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, आगे बढ़ें, इससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ मुतवाज़िन ग़िज़ा और वर्जिश ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए कुछ साफ़ सुथरी आदत और मामूलात अपनाना ज़रूरी है, जिन पर अमल करके हम अपनी हिफ़्ज़ाने सेहत में बेहतरी ला सकते हैं और ज़िंदगी को सेहतमंद और बेहतर बना सकते हैं। बीमारियों से बचने के लिए हमारे हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए। खाना खाने से पहले इंसानी ज़रूरियात से फ़ारिग़ होने और अवामी मकामात से वापस आने के बाद हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। ओरल हाइजीन यानी ज़बान की दुरुस्तगी के लिए रोज़ाना दांतों को ब्रश करने के अलावा दांतों के दरमियान मौजूद तख्ती को सही तरीके से हटाने के लिए फ्लासिंग की भी ज़रूरत होती है, वरना मसूड़ों में अमराज के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मसूड़ों को पहुंचने वाले नुकसान से बचाने के लिए डेंटल फ्लास को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धुलकर इस्तेमाल किया जाए, वरना पेट में इन्फेक्शन, डायरिया और फूड पॉइजनिंग वगैरह के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नाक में हाथ लगाने से बचना चाहिए ताकि आदमी सांस की बीमारी और एलर्जी से महफूज रहे। नाखून को वक्त वक्त पर काटना चाहिए, जिससे जहरीले बैक्टीरिया खाने के साथ मिलकर हमारे जिस्म, ख़ास तौर पर मुंह और दांत को नुकसान न पहुंचाएं। मज़कूरा बाला निकात पर खुसूसी तवज्जो देकर हम ओरल हाइजीन में इस्लाह कर सकते हैं और अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को सेहतमंद बना सकते हैं। ओरल हाइजीन मुंह की गंदगी और बीमारी के बचाव से ताल्लुक़ रखता है। हमेशा डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दांतों में ब्रश करना चाहिए। ज़बान का साफ रखना बेहद ज़रूरी है। ओरल हाइजीन के लिए दिन में 2 बार दांतों में ब्रश करें। ज़बान को साफ रखें। कुछ भी खाने के बाद मुंह को अच्छी तरह साफ करें। साल में 1 बार दांतों और मुंह की जांच कराएं। इन्हीं सभी एहतियाती तदाबीर पर अमल करके काफ़ी हद तक ओरल हाइजीन का ख्याल रखा जा सकता है। तो नाजरीन, अभी इस रिपोर्ट में हमने भी देखा कि किस तरह से ओरल हाइजीन हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार निभाती है, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, शायद इसे हम ज़रूरी ही नहीं समझते। क्या कहना चाहेंगे आप फरहान?
यकीनन नाजरीन, अगर हम इस बात को समझ जाएं कि जो हमारे दांत हैं कितनी ख़ास अहमियत रखते हैं, हमारे जो दांत हैं अगर उनका हम ख़ास ख्याल रखें, ऑरल हाइजीन का ख्याल रखें, तो जो कुदरत ने हमें बेशुमार नियामतों से नवाजा है, जो हम चीज़ें खाते हैं या कुछ पीते हैं, तो उसका हम हमेशा लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा अपने ऑरल हाइजीन का। तो आज इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो एक्सपर्ट्स का, माहिरीन का ख़ास पैनल हमारे स्टूडियो में मौजूद है, सबसे पहले आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक फराज, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रीडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजी, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, दिल्ली में। हमारे साथ हैं डॉक्टर नफीस अहमद, जो कि प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, जामिया मिलिया इस्लामिया में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर भारती एम पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डेंटल डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ, डेंटिस्ट्री, CDER, एम्स में। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत में डॉक्टर फारूक आपसे करना चाहूँगा। अभी हमने देखा ऑरल हाइजीन पर बहुत सारी बातें यहाँ पर हमने रिपोर्ट में महसूस की और देखी और समझी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक आम आदमी, जो कि हमारे आम लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको कैसे पता चले कि ऑरल हाइजीन क्या है, किस तरह से वो उसकी अलामात को समझें अगर किसी तरह की कोई बीमारी, परेशानी आ रही है, और उसका क्या इलाज है। डॉक्टर फारूक। शुक्रिया फरहान साहब। एक्चुअली ओरल हाइजीन अगर हम समझें एक लेमैन लैंग्वेज में, तो इसका मतलब है कि किस तरीके से आप अपनी मुंह की सेहत को बनाए रखें जी और बरकरार रखें। जी जनाब, मुंह की सेहत में दो चीज़ें ख़ास हो जाती हैं। एक तो आपके दांतों की सेहत, जी उसके स्ट्रक्चर की सेहत, और दूसरा जो दांतों के चारों तरफ मसूड़े हैं, जो दांतों का बुनियाद बनते हैं जी और उनको होल्ड करते हैं, जी उसकी सेहत कैसे बरकरार रखें। ओके इसमें ये कहना चाहूँगा, एक पुरानी कहावत है जी कि अगर आपका चेहरा आपके दिमाग और सोच का आईना है, जी, तो आपका मुंह जो है आपके जिस्म का आईना है। क्या खूबसूरत बात कही आप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बॉडी में, क्योंकि मुंह और पूरी बॉडी इंटरकनेक्टेड है, जी तो अगर आपकी बॉडी में कुछ ख़राब कुछ बीमारी, इमराज चल रहा है, जी तो उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है आपके मुंह में। हमारे नाजरीन को हो सकता है कुछ को पता हो और ना भी पता हो जी कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिसका जो सिम्टम्स हैं जी वो कई बार मुंह में पहले आ जाते हैं जी और या दिखाई देते हैं, जी जो रिफ्लेक्ट करता है, जो इस पे रोशनी डालता है कि आपके जिस्म में कैसे चलता है। छोटा सा जी। एग्जांपल देता हूँ। जी जब मीज़ल्स होती है जी तो उसके 2 दिन पहले कुछ स्पॉट्स जो हैं आपके ओरल म्यूकोसा यानी मुंह की खाल में जी अपीयर होने लग जाते हैं, जिसे कॉप्लिक स्पॉट्स बोलते जी। हैं। यानी डेंटिस्ट 2 दिन पहले ही बता सकता है कि अच्छा इनको मीज़ल होने वाली है, जी। मीज़ल्स की जी रोग होने वाला है। सिमिलरली अगर आप देखें तो डायबिटिक पेशेंट, स्पेशली ये शुगर की बीमारी वाले जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, जी तो उसका गहरा संबंध है मुंह की सेहत से। जी कई बार ऐसा होता है पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनको पता नहीं होता है कि उनको वो डायबिटिक है, जी क्योंकि अक्सर डायबिटीज़ जो है वो एक रेगुलर चेकअप और रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन में पता चलती है। जी बिल्कुल। तो अक्सर हम देखते हैं कि उनके उसमें काफ़ी एब्सेस यानी मवाद गम्स में होता है, जी पॉलिप्स होते हैं, कुछ ग्रोथ होती है। जी तो हमें शक सा हो जाता है कि हो सकता है इनकी शुगर जो है, शुगर लेवल जी में कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी मात्रा में कुछ कमी पेशी है। राइट। तो अक्सर ये होता है कि जब हम टेस्ट कराते हैं तो शुगर निकलती है, और ये इस बात की हैरानी जी पेशेंट को भी होती है जिसको मालूम नहीं था कि उसको डायबिटीज़ है। जी तो अक्सर आप मुंह की कंडीशन से जी बॉडी के अंदर के मर्ज़ की कंडीशन, अगर छुपा हुआ मर्ज़ है जी तो वो झलकता है मुंह के अंदर। जी तो इसी वजह से कहते हैं कि हर 6 महीने पे जी आप अपने डेंटिस्ट पे से रेगुलर चेकअप कराएं। जैसे कि आप अपनी गाड़ी की साल में 2 बार सर्विसिंग कराते हैं, जी तो बॉडी तो कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जी तो बेहतर ये है कि कम से कम साल में 2 बार जी जाके अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। जी ये तब है जब आपको कोई बीमारी नहीं, ओके बट इट कैन बी अर्लियर। ये और भी पहले हो सकता है, जब जाहिर सी बात है कोई दर्द हो या किसी तरह की ब्लीडिंग हो गम्स में, अगर किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही है, परेशानी तो महसूस जाना हो तो चाहिए फ़ौरन डॉक्टर के इंसान पास। जाएगा। जी और जी दर्द ऐसी चीज़ है
जो मरीज़ को जी डॉक्टर के पास लेके जाती है। जी जी जी। तो या अक्सर मसूड़ों की भी, माफ़ कीजिएगा, जी अक्सर मसूड़ों की बीमारी में दर्द नहीं होता। जी जैसे कि एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको पता नहीं चलता कि अब वो डायबिटीज़ पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंच गई। जी ऐसी मसूड़ों की बीमारी में अक्सर पेशेंट को पता नहीं चलता जी। कि वो कब इनिशियल डिजीज़ से, यानी जी। शुरुआती बीमारी दौर से जी। एक इस्टेब्लिश या एक जिसे जी। कहते हैं एडवांस बीमारी में पहुंच एडवांस गया। में पहुंच गई है। तो ये ज़रूरी है कि आप चेकअप कराएं ताकि आपके जो डॉक्टर हैं, आपके जो डेंटिस्ट हैं, जी वो इनिशियली इसको पकड़ लें जी। और उसके जड़ से इसका इलाज हो जाए। यहाँ पर अंदाज़ा ये हो रहा है कि जो भी बीमारी होती है, चाहे वो ओरल हाइजीन की बात हो या कोई और मर्ज़ हो, बिना डॉक्टर के पास जाए डॉक्टर फारूक काम नहीं चलता है। क्योंकि हम बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो होती रहती है, जनरल प्रॉब्लम है, जबकि वो प्रॉब्लम बढ़ गई है, एडवांस हो गई है आपके कहने के हिसाब से, जैसा कि आपने यहाँ पर बताया। समरी, इन चीज़ को समझना चाहिए। जी। और प्रोग्राम देखने वालों से भी ये हमारी गुजारिश है कि वो ये जो बातें डॉक्टर साहब ने आपको बताई है, इसको समझिएगा ताकि आपके जो ओरल हाइजीन है वो पूरी तरह से मेंटेन रहे और आपकी पूरी सेहत मेंटेन रहे। तो चलें फरहान, इसी के साथ एक कॉलर भी जुड़ जी, रहे हैं, बिल्कुल, सुन लेते हैं उनकी बात। हेलो बिल्कुल। हेलो हेलो जी, वाजिद जी। हेलो जी, आपका खैर मकदम है, अपना सवाल पूछिए। कभी कभी ब्रश करने पे मेरे खून निकल आता है दांतों से। जी, अच्छा, हाँ, तो ये कभी कभी होता है जब या मैं रेगुलर? नहीं, कभी कभी 1 वीक 1 टाइम, 1 वीक 2 टाइम मसूड़ों से हल्का, बहुत मामूली सा माइनर सा खून, तो मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ और वो कंटिन्यूस चलने देता हूँ। जी 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 जी। तो और डॉक्टर एक बात और है कि मैं बाहर रहा हूँ तो वहाँ के लोग डिनर करके रात को ब्रश करते थे, वो क्या अच्छी चीज है? ये डॉक्टर साहब से पूछने, रात को डिनर करके वो लोग ब्रश करते थे, मैं जहाँ बाहर रहता था। जी, तो जी, वो एक दो बातें, मुंह दांतों से खून आ जाता है कभी, और ये रात में डिनर करके क्या ब्रश करना सही चीज है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टर नफीस, जी आप जवाब दें इसका। वाजिद साहब, बहुत अच्छी अपने ऑब्जर्वेशन है। जो खून निकलना है वो कहीं ना कहीं आपके मसूड़ों की बीमारी है, उसको हम जिंजेवाइटिस कहते हैं। तो छोटा सा इन्फ्लेमेशन है आपके मसूड़ों में। ब्रश करते रहिएगा। कई लोग ब्रश करना छोड़ देते हैं जब उनके मुंह से खून आने लगता है, तो ब्रश करिए और आसपास के जो भी डॉक्टर डेंटिस्ट हैं उनके पास एक बार विज़िट करिए। ये छोटी सी अलामत है और छोटा सा इसका इलाज है, सफाई हो जाएगी और अच्छे से वो मेंटेन रहेंगे। आपको ब्रश के टेक्निक भी बता देंगे। हो सकता है जो ब्रश करने का तरीका है वो आपका ठीक ना हो या ब्रश आपका पुराना हो गया हो, तो वो चीज़ आपको डेंटिस्ट डॉक्टर ही बताएंगे। दूसरी बात आपने कही कि शाम को डिनर के बाद लोग ब्रश करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो भी ये काम करता है उसके दांत कभी मुश्किल से ही ख़राब होंगे। रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ही ज़रूरी है और दांतों के लिए इतना ज़रूरी है कि जैसे जिस्म के लिए खाना ज़रूरी है। तो रात को ब्रश करके सोएं और सब लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर से आदत बनवाइए कि वो रात को सोने से पहले ब्रश करें। जी, तो वाजिद जी, आपके जो ये सवाल था उसका आपको जवाब मिल गया होगा और बहुत बखूबी डॉक्टर नफीस ने इसका जवाब भी आप तक पहुंचाया है कि अच्छी आदतें जो हैं वो शुरुआत से डाल लेना ज़रूरी है और आप जल्दी से जल्दी अपने किसी डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं अपने दांतों का, ताकि पता चले कि आपके साथ क्या परेशानी है। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर नफीस, आपसे ही ये जानना चाहेंगे, ये सवाल भी जैसे कि वाजिद जी ने भी पूछा भी था, ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों पर ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अपनी ओरल हेल्थ को हम नज़रअंदाज करते हैं और जब कभी हमें मसूड़ में परेशानी आती है, दांतों में कोई तकलीफ होती है, तभी हम डेंटिस्ट के पास जाते भी हैं। तो आप हमें हमारे जो नाज़रीन हैं, एक बार ये भी आप वाज़े करें, रोशनी डालें कि कैसे हम अपनी जब दिन की शुरुआत करते हैं तो कैसे अपनी ओरल हाइजीन को हम मेंटेन करें, ब्रश कितनी दफ़ा करना चाहिए, मसूड़ों को कैसे साफ़ रखें और टंग क्लीनिंग का क्या प्रोसेस रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है। ब्रश हमें कम से कम दिन में 2 बार करना चाहिए। एक तो सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 2 बार ब्रश हम लोग रिकमेंड करते हैं। अच्छा, ये देखा गया है कि हमारे ब्रश सामने से दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन तो सोचते हैं कि हमें चेंज नहीं करना। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के बीच। ब्रश हमेशा 90 से 100 दिन के बीच में अपना चेंज कर देना चाहिए और उस ब्रश को चेंज करने के बाद साफ़ सुथरा रखें। टंग क्लीनिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितना टीथ ब्रश, क्योंकि टंग के ऊपर जो कोटिंग बन जाती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया छुपे रहते हैं और वो धीरे धीरे आपके मसूड़ों को या और दूसरे जिस्म के अज़ा को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे और भी बीमारियों के होने के अंदेशे रहते हैं। इसलिए टंग क्लीनिंग और ब्रश
दिन में 2 बार करना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई वाकई में, और इसको ही ध्यान में रखकर कि फरहान हम जो है अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत छोटी बिल्कुल सी बातें मेंटेन हैं कर ये। सकते हैं, और इसको जी। समझना चाहिए। जो डॉक्टर्स ने बातें बताई हैं कितनी आम बातें हैं, लेकिन बहुत अहमियत बहुत खास रखती हैं हैं, लेकिन। और इन्हें जी। समझना चाहिए। ये बहुत खास बातें हैं, अहमियत भी बहुत ज़्यादा रखती हैं। डॉक्टर भारती आपके पास आएंगे। ओरल हाइजीन की बात की है, डॉक्टर फारूक से मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इन्होंने, डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि ये खाली यही नहीं है कि हमारे ओरल हाइजीन में हमारा मुंह और का साफ़ रहना है या दांतों का साफ़ रहना है, वो आगे भी बहुत सारी बीमारियों से रिलेट होता है अगर हम मुंह का ख्याल नहीं रखेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ, ये जो हमारी ख़वातीन हैं, उन जो हमारी लेडीज़ हैं, वो ओरल हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखें, और उनके ओरल हाइजीन में ख्याल रखने में किन किन बातों में फ़र्क आएगा, जो डॉक्टर साहब ने बात बताई। बहुत अच्छी बात आपने पूछा। जितना एज ए पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट मैंने जो देखा है, आम लोगों में जब जाते हैं हम, कई कैंप्स जब करते हैं, वो देखा गया है कि ज़्यादातर महिलाओं में ये अवेयरनेस बहुत कम होती है। उनको नहीं पता रहता है कि कैसे ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है, और कई चीज़ें उनके मन में कई दुविधा होती है कि कई चीज़ें जब दर्द होती है, जाना है कि नहीं जाना है, घर के नुस्खे ही ठीक है, वो भी होती है। और कई चीज़ों में होती है, दर्द जब होता है उनको घर में ही इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब उनको मिलता है घर से कुछ सजेशंस मिलते हैं, तो वो काफ़ी टाइम में हमने देखा है टोबैको को अंदर रखते हैं, मुंह के अंदर टोबैको को रखते हैं। हम अब पूछते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो, तो बोलते हैं कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्होंने बताया है, तो इसलिए हम रखते हैं। हमको नहीं पता था कि ये इस कारण से और बीमारी बढ़ सकता है हमारा। तो ये सबसे बड़ा चीज़ हमने देखा है। और सेकेंड थिंग है, प्रेगनेंसी के टाइम पे उनके हार्मोनल लेवल्स डिफरेंस डेफिनेटली होती है, प्रोजेस्टेरोन फॉर एग्जांपल, तो उसके कारण हम उनके मसूड़ों में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। तो अगर वो प्लान कर रहे प्रेगनेंसी, उस पहले ही उनका दांत को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। डेंटल विजिट करें, बहुत अच्छी बात है। और ब्लीडिंग गम्स होना एक कॉमन चीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी में, उसको नेग्लेक्ट ना करें, तुरंत आके आप इसका इलाज करें। जी, बहुत अच्छी बातें आपने यहाँ पर बताई हैं, और बहुत ही मतलब खुलासे से बताई हैं। क्या समझी, क्या कहना चाहोगी यहाँ पर? जी, अच्छा डॉक्टर फारूक आपकी तरफ आएंगे, और ये आपसे जानना चाहेंगे, कई बार मैंने भी ऐसा देखा है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको उनके मुंह से कई बार बदबू आती है ना, और इस वजह से वो एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाते हैं और कम बात करने लगते हैं। तो ये जो मुंह में बदबू आती है, एक तो पायरिया भी है इसकी एक वजह, जहाँ तक मैंने सुना है। इसके अलावा भी क्या और वजूहात ऐसी हैं, और उन्हें कैसे अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए ऐसे लोगों को? जी, इसकी ये काफ़ी अच्छा सवाल है, और इसकी कई वजह हो सकती हैं। जी, इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। जो एक तो ये है कि मुंह की वजह, कुछ अगर टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो, या गले का इन्फेक्शन हो, जी, या कोई अल्सरेशन हो मुंह में, पायरिया हो, उसकी वजह से मुंह से बदबू आ सकती है। इसके अलावा पेट की बीमारी से भी बदबू आ सकती है, जीआई ट्रैक्ट प्रॉब्लम है। जी, तो ये पेट की बीमारी भी इसका एक मेजर इशू होती है। अच्छा, पेट की बीमारी से ये हो सकता है। डॉक्टर नफीस, यहीं पर आपसे एक सवाल लूँगा मैं। बार बार ब्रश की बात आ रही है, आपने ब्रश के बारे में ये भी बताया कि ब्रश को समझना चाहिए कि हमारा ब्रश ऊपर से ठीक है, वो काफ़ी अच्छा है। तो आप यहाँ पर किस तरह से बताएंगे कितनी बार ब्रश करें और कितनी देर तक करें? ये बहुत ही अहमियत वाली बात है अगर हम ओरल हाइजीन की बात करें, और इसका बहुत ही अच्छे से समझना भी ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर नफीस? जी, ब्रश तो जैसे मैंने बताया कि 2 बार तो लाजमी है, 2 बार करना चाहिए, और उसको हर 90 दिन में चेंज करना भी ज़रूरी है। दूसरा ये कि कम से कम 3 मिनट हमें ब्रशिंग को देने चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारा पेस्ट ले लेते हैं उसके ऊपर, तो उससे उनको जल्दी थूकने की पड़ी होती है कि जल्दी थूकना है, इसलिए आप उससे कम से कम पेस्ट यूज़ करिए। पेस्ट का इतना बड़ा रोल नहीं होता जितना ब्रशिंग टेक्निक का है। अच्छा, प्रॉपर टेक्निक बहुत ज़रूरी है ब्रशिंग की। जैसे घुमा के करना चाहिए, स्वीपिंग मोशन जिसे कहते हैं, उन मोशन में करना चाहिए। ऐसे घुमा के सारे दांतों पे, हर एक सरफेस पे आपके ब्रश के ब्रशेस पहुंचने चाहिए जी। तो उससे पूरी क्लीनिंग होगी। मेक श्योर कि हर एक दांत पे आपका ब्रश पहुंचना बहुत जरूरी है जी। और कम से कम 3 मिनट आप ब्रशिंग को दीजिए। 3 मिनट का मतलब जरूरत है, 3 मिनट के लिए ब्रश करना ही जरूरी है जी। ओके, उससे कम में फिर वो सारे 32 दांत आपके साफ नहीं हो पाते। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पर एक फोन आ गया है, डॉक्टर नफीस फोन ले लेते हैं। जी जी बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, लगता है जी, बताइए अपना सवाल, डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। जी सुनता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम दांतों में किस उम्र तक तार लगवा सकते हैं?
ओके ओके ओके। किस उम्र तक टैब लगवा सकते हैं? यहाँ पर डॉक्टर नफीस आप ही के जी, पास आना चाहूँगा। जी। क्या सलाह देना चाहेंगे आप? आपको तार लगवाने हैं बच्ची के या खुद के, किसके लगवाने हैं? जी सिस्टर का लगवाना है। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है? 25। अच्छा, 25 साल उम्र है तो लगवा सकते हैं। आजकल तो क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक आ गए हैं, नए नए जो विजिलाइन करके एक बहुत अच्छा वो है, थोड़ा कॉस्टली है बट आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आप तार लगवा सकते हैं। अब और एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स का ज़माना है, यानी कि बड़े लोगों के भी तार बांधे जा सकते हैं। पहले टाइम में थोड़ा सा ऐसा नहीं था, लेकिन अब इलाज संभव है तो आप करा सकते हैं। ओके ओके। कॉल करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया और उम्मीद करते हैं जो डॉक्टर ने आपको यहाँ पर बताया है इन बातों को आप समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर नफीस हम बात ब्रशिंग की कर रहे थे, तो ब्रशिंग के बारे में कुछ और भी अगर बताना चाहें, जैसे कुछ लोग मतलब हार्ड ब्रशिंग करते हैं, वो बड़ा देखते हैं कि मजबूत होना ज़रूरी है ब्रश का, उसको सोचते हैं कि सॉफ्ट जो होंगे उसके ब्रेसिल वगैरह वो नुकसान देंगे, या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ये मिथ है, ये लोग गलत फहमी जिसे कहते हैं। किस तरह का ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए? ब्रश सॉफ्ट हो और ब्रश कुछ ऐसी बीमारियां हैं दांतों की जिनमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये वाला ब्रश करना चाहिए। बहुत सारे ब्रश हैं, जैसे नॉर्मल ब्रश है वो तो हम रूटीन में यूज़ करते हैं। कुछ इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशेस होते हैं, कुछ टफ ब्रशेस होते हैं, कुछ फ्लॉसिंग आप जानते हैं, फ्लॉसिंग करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके या तो टेढ़े मेढ़े दांत ना हो। फ्लॉसिंग की बात आपने छेड़ी है, फ्लॉसिंग को लेकर भी काफी मिथ हैं। लोग कहते हैं कि फ्लॉसिंग के बाद ना एक जगह बन जाती है दांतों में, तो उसके बारे में एक एक्सपर्ट की राय लेना चाहूंगा मैं। नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ और हमारा काम ही नए प्रोस्थेसिस इम्प्लांट लगाना है जी, तो उसमें फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ज़रूरी है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। क्या उसका भी कोई तरीकाकार है, कुछ बताना चाहें? जी, गैप एक्चुअली जो क्रिएट होता है वो बीच में खाना जमने की वजह से होता है, जिसको हम डेंटल प्लैक कहते हैं। उसको वो धीरे धीरे पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे जमता रहता है और चारों तरफ से जम के जो अंदर के मसूड़े हैं उनको गलाना शुरू कर देता है। तो वो गैप फ्लॉसिंग जरूरी है कुल मिलाकर। तो उसको सफाई अगर नहीं यहाँ पर कॉल ले लेते हैं जी, डॉक्टर नफीस, कॉल आ रही है। प्रोग्राम बहुत हमारा अच्छा चल रहा है, लोग देख रहे हैं और कॉल कर रहे हैं जी। हेलो जी, बताइए अपना सवाल, डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। हाँ, मेरी उम्र 68 साल है, मंजू गुप्ता बोल रही हूँ। मेरे दांतों में ना वो थोड़ा जगह जगह वो खाना खाती हूँ तो फंस जाता है। ओके तो फिर वो मुझे निकालना पड़ता है, तो क्या उसका भी कोई ट्रीटमेंट है क्या, मतलब? ओके। डॉक्टर भारती, एक खातून को आप किस तरह की यहाँ पर सलाह देना चाहेंगी? जी, अगर ये दांत में खाना फंसना सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दांत में कीड़ा लगना। अगर आपका एक या फिर दो दांत में कीड़े लगे हैं तो जाहिर सी बात है कि खाना वहाँ फंसेगा, आपको बार बार निकालना पड़ेगा। अगर ये सारे दांतों के बीच में फंस रही है, समझ लीजिए कि मसूड़े भी दिक्कत है, मसूड़े गल सकते हैं। अब एज जैसे बता रहे हैं 68, इस एज में कॉमन होता है कि मसूड़े का गलना। अगर मसूड़े गल जाते हैं, आपका खाना तुरंत फंस जाता है, तो इसलिए उसका दोनों का इलाज करना बहुत जरूरी है। तो आपकी क्या राय रहेगी इनके लिए? डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सबसे बेहतर यही है, मैं समझता हूं। तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या रीजन है आपके दांतों में खाना फंसने का। मसूड़े का इलाज या फिर दोनों दांत के कीड़े के इलाज भी दोनों कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, एक बार सारा डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या परेशानी है और उसका हल जल्द निकलेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया। समरीन, एक चीज़ बहुत खास है यहाँ पर कि ब्रशिंग करने पर बार बार जोर दिया जा रहा है, जोर दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर भारती कुछ बताएं किस तरह से, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? डेमो हम डॉक्टर भारती की तरफ से चाहते हैं कि हमारे नाजरीन को करके दिखाएं। शुक्रिया। बेसिकली हमारा ये दांत का हम एक मॉडल है जिसमें हमारे सारे दांत मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्रश, सबसे पहले डॉक्टर नाज़रीन बताया तो ये मेन थिंग है हमारा ब्रश सिलेक्शन। अगर ये मीडियम ब्रश या फिर सॉफ्ट ब्रश हो सकता है, ज़्यादातर सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है आपको। और इसमें मटर के दाने के साइज़ का पेस्ट लेनी है। वो पेस्ट देख लीजिएगा उसमें फ्लोराइड कंटेंट हो। ज़्यादातर पेशेंट्स में हमने देखा है, काफ़ी हम रूरल सेटअप में जब जाते हैं उनको फ्लोराइड कंटेंट के बारे में पता नहीं रहता है, तो फ्लोराइड उसमें हमेशा होना चाहिए ब्रश पेस्ट के अंदर। वो आपको कॉम्पोजिशन देखेंगे तो पता चल जाएगा। और जब इसमें मटर के दाने के साइज़ का लेंगे और उसको शुरू कर लीजिए आपके सामने के दांत। हमेशा याद रखिएगा 45 डिग्री एंगल में इसको रखना है, लाल से वाइट। तो हमेशा इसको इस तरह के रखें। ऊपर के दांत को हमेशा ऊपर से नीचे करना है और नीचे के दांत को नीचे से ऊपर,
ताकि आपके जितने भी खाना फंसा हुआ है यहाँ मसूड़े के बीच में वो नीचे आ जाए। और ऐसे ही करते करते आपको एक टाइम पे 3 दांत कवर कर सकते हैं। करते करते आप पीछे की तरफ आएंगे, ये भी वैसे ही उसी डायरेक्शन में करना है। यहाँ दिख सकता है आपको 45 डिग्री एंगल में ये इसको करना है, और साथ साथ इसको हल्के से जेंटल ब्रश सर्कुलर मोशंस में करेंगे और नीचे की तरफ करेंगे। तो सर्कुलर मोशंस थोड़ा सा हल्के हाथ से और इसको नीचे से। तो ऐसे करते हुए आपके सारे दांत सामने साइड जो होते हैं उसको कवर करना है, ऊपर के और नीचे के। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम हमेशा सामने के दांत ब्रश करते हैं, और जब करते हैं तो पीछे के तरफ के जो दांत है उसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ये जो हमने हमेशा देखा है, ज़्यादातर पेशेंट्स में खाना यहाँ फंसा रहता है या फिर नीचे के दांत जो है यहाँ फंसा रहता है, तो यहाँ ब्रश नहीं करते। तो यही टेक्निक जो हमने बताया अभी, नीचे से ऊपर, यही चीज़ हमको यहाँ भी फॉलो करना है, चाहे वो ऊपर के दांत हो चाहे वो नीचे के दांत हो। तो सारे दांत हमारा आप पूरी 32वीं को कवर करनी है, कोई भी दांत नहीं छूटनी है। एक टाइम पे कम से कम 3 दांत को कवर कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जेंटल ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के हाथ से करना है, घिसना नहीं है दांत को, क्योंकि जितना घिसेंगे, हम ज़्यादातर पेशेंट को देखे हैं कि यहाँ पूरे दांत उनके घिसे रहते हैं और सेंसिटिविटी का कारण बन सकता है। बहुत अच्छे से आपने डॉक्टर भारती बताया है कि दांतों को घिसना नहीं है। ये आप सही कह रही हैं कि हम हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, जैसे कि मसूड़ों में हमारे खून भी आने लगता है कई बार। अच्छा डॉक्टर फारूक, आप भी ये एक डेमो लेकर यहाँ पर आए हैं, तो आप भी हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे और फ्लॉसिंग के बारे में भी कुछ बताइएगा कि कैसे की जाए, सही तरीका क्या है? जी, बड़ी अच्छी तरीके से डॉक्टर भारती ने हमें ब्रशिंग टेक्निक सिखाई जी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप 2 बार ब्रश करें। मगर आप ब्रशिंग कर रहे हैं 2 बार, उसके अलावा भी ये इम्पॉर्टेंट है कि आप दांत के बीच की जगह जहाँ खाना सबसे ज़्यादा फंसता है, वो अक्सर ब्रशिंग से नहीं निकल पाता जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्लॉसिंग करिए। अब फ्लॉसिंग क्या है? एक स्पेशल धागा आता है, अगर हमारे नाजरीन को ये दिखाई दे रहा हो, इस तरह का डेंटल फ्लॉस है। ये एक स्पेशल धागा होता है जो दांतों के बीच में जाता है और उससे हम दांतों की ठीक तरीके से सफाई कर सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी ब्रश कर लीजिए, कितना अच्छा पेस्ट यूज़ कर लीजिए, उसके बावजूद भी गम डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि प्लाक जो डेब्री डिपॉजिट्स हैं और जिसे कहते हैं कि डेंटल दांतों की तख्ती यानी डेंटल टार्टर जो फंस जाता है, तो उसको रोकने के लिए किस तरीके से आप फ्लॉस करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ कि आप किस तरीके से अपने दांतों को अच्छी तरह से फ्लॉस कर सकते हैं। तो ये फ्लॉस है और इसका मैं 12 से 16 mm धागा, 12-16 इंच धागा लेता हूँ। और देखिए, अगर हमारे नाज़रीन को दिखाई दे रहा हो, जी देख रहे हैं वो, तो बीच की उंगलियों में हम इसको किस तरीके से बांधते हैं। अब 2 से 4 इंच बीच में छोड़ना है। अब हम इसको ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, या तो इससे सपोर्ट कर लें अगर हम नीचे का फ्लॉसिंग कर रहे हैं दांतों पे, या अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से इसको सपोर्ट किया जा सकता है। अब मैं इस मॉडल पे आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से, हालांकि ये प्लास्टिक का मॉडल है, इसके दांतों के बीच में जगह नहीं है, मगर जस्ट टू आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से करना है। अगर नीचे का कर रहे हैं तो ये 2 उंगली रख के दांतों के बीच में ले जाना है जी, जब तक कि आप ये मसूड़ों तक ना पहुंचा दें। हल्के से, आपको झटके से नहीं ले जाना, बहुत हल्के हल्के टीज करना है नीचे तक मसूड़ों की। तो ये देखिए किस तरह से मैं दांतों के बीच में ले गया और मसूड़ों तक ले गया, फिर इसे हल्के हल्के ऊपर ले गया, फिर बराबर वाले दांतों पे इसको रैप करके ऊपर ले गए और बहुत आराम से निकाल दिया। ऐसे ही अगर आप ऊपर का कर रहे हैं तो ये अंगूठा और थंब, अंगूठा और 4 फिंगर आप यूज़ करिए और अपने ऊपर के दांतों पे करिए। तो ये जो है, मैं समझता हूँ एक लास्ट जो है रिचुअल आखिर में सोने से पहले आप करिए, ब्रश करने के बाद। और जब आप ब्रश करने के बाद ये फ्लॉस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना डिपॉजिट ब्रश करने के बाद भी रह चुका था। तो ये आपके दांतों को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करेगा। और ज़्यादातर जो ये कीड़ा होता है
जिसे लेमन टर्म्स में हम कीड़ा बोलते हैं, वरना वो डेंटल कैविटी या केरीज मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, ये दांत के बीच से ही शुरू होती है। और हमारे नाज़रीन को ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो डिपॉजिट्स दांत पे जमा हो जाते हैं, डेंटल प्लाक, ये नंबर 1 रीज़न है दांत के कीड़े लगने के, यानी केरीज लगने के, और मसूड़ों की बीमारी होने के। यानी प्लाक को आप रोक के आप एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। आप कैविटी भी बनने से रोक रहे हैं और दांतों में कीड़ा लगने से भी रोक रहे हैं। इसके अलावा हर 6 महीने पे डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप स्केलिंग कराएं। हो सकता है ये सवाल आपकी तरफ से आए, और अक्सर हमारे पेशेंट की तरफ से सबसे पहला सवाल ये आता है, डॉक्टर साहब मैंने तो सुना है स्केलिंग से कराने से दांत हिल जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये 80% पेशेंट हमें बोलते हैं कहता है कि डॉक्टर साहब स्केलिंग से दांत हिल तो नहीं जाएंगे, हमने तो ये सुना है। अब देखिए, अगर धुआं है तो कहीं तो आग तो लगी होगी, है ना। ये कैसे, ये धारणा, ये सोच कैसे बनी? ये ऐसा होता है कि ये डिपॉजिट्स आते रहते हैं। पेशेंट कभी अपनी ज़िंदगी में शायद पहले स्केलिंग ना कराई हो, हल्के हल्के ये डिपॉजिट जमा होते रहते हैं। इसमें करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो अपने जहरीले पदार्थ, अपने जहरीले चीज़ें बनाते हैं, जिसे एंडोटॉक्सिन कहते हैं, और वो गम्स और हड्डी को ख़त्म करते रहते हैं। और परत दर परत जमा होती रहती है दांतों पे। जी। अब क्या होता है कि हड्डी कम हो गई, मसूड़ों का लेवल कम हो गया, रिसेशन हो गया, दांत हिल जाते हैं अंदर से। जी। मगर ये पूरा डिपॉजिट जो है, ये परत जो है जमी रहती है। अब जैसे ही पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाता है और वो स्केलिंग करवाता है, और ये जो परत है गंदगी की, बैक्टीरिया की, जो जिसे प्लाक और टार्टर बोलते हैं, जैसे निकालते हैं तो असल मोबिलिटी, असल मूवमेंट जो था दांत का, वो सामने आ जाता है। पेशेंट ये सोचता है कि अभी स्केलिंग कराई और अभी दांत हिल गए, बल्कि ये हिल चुके थे कई साल पहले और पेशेंट को पता नहीं था, क्योंकि ये परत जमा होती है। अगर इसको वहीं छोड़ते हैं तो ये तो और डिस्ट्रॉय करेगा, और जब तक कि दांत हिल के गिर ना जाए, जिसे पायरिया की या पेरिडोंटाइटिस की लास्ट स्टेज बोलते हैं। जी। तो इस वजह से ये स्टेज ना आए, हर 6 महीने पे स्केलिंग कराना चाहिए, सफाई कराना चाहिए दांतों की। और हो सकता है कि अगर बीमारी चल रही है तो उससे पहले भी ज़रूरत पड़ सकती है। जी। अच्छा डॉक्टर फारूक, एक और छोटा सा सवाल मेरे भी जहन में आ रहा है कि कई बार मैंने भी ऐसा महसूस किया और देखा भी है लोगों को कि दांत जो है ना, मसूड़े, वो दांत छोड़ने लगते हैं, यानी दांत ज़्यादा लंबे दिखाई देने लगते हैं, मसूड़े ऊपर चले जाते हैं। ये क्यों होता है? मैम, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये अक्सर 2-3 वजह हैं उसकी। देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि पायरिया हो रहा है। अच्छा। जैसे कि मैंने बताया, ये बैक्टीरियल कॉलोनीज होती हैं, जरासीन होते हैं जो दांतों पर चिपके होते हैं, और तेज़ाबी पदार्थ बनाते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और ना सिर्फ ये दांत में डिके कर रहे हैं, बल्कि मसूड़ों को भी ख़राब कर रहे हैं, उसको गला रहे हैं, अंदर की हड्डी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे करके। जी। अच्छा, ये जो है काफ़ी पेनलेस डिजीज़ है इनिशियली। आगे चल के जब इसमें दर्द होता है, और जब भाग के पेशेंट दर्द की वजह से डॉक्टर के पास आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और हो सकता है कि उस वक्त दांत निकालना पड़े। तो ये जो है, ये पायरिया की वजह से ये हड्डी गलने लग जाती है और ये मसूड़े नीचे जाते हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अक्सर टूथब्रश ट्रॉमा होता है। यानी अगर आप इस मॉडल को देखें तो अक्सर हमारे पेशेंट, कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको इस बात की नॉलेज नहीं है, वो सीधे सीधे ब्रश करते हैं, जैसे कि एक वायलिन बजा रहे हैं जिन दांतों पे। उसकी वजह से ना सिर्फ दांत की सतह निकलती है, जिसे हम सर्वाइकल एब्रेजन भी बोलते हैं। डॉक्टर फारूक, एक कॉलर ले लेते हैं और आपसे ही उनका सवाल का जवाब भी चाहेंगे। हेलो हेलो जी जी, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल कीजिए। आपको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। मेरा ये है कि मैं खुद से डायबिटीज और टेबलेट लेता हूँ, तो सब ये जानकारी चाहिए थी कि मेडिसिन से भी डॉक्टर है। आपकी जो आवाज़ है वो हमें ठीक से नहीं मिल पा रही है, अपना सवाल दोहराएं, थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोलिए। नरेंद्र नाम है मेरा जी। और बीपी और डायबिटीज का पेशेंट हूँ मैं, तो जो टैबलेट लेते हैं तो उससे भी दांतों पर असर पड़ता है क्या? अच्छा अच्छा, जो टैबलेट्स आप ले रहे हैं। जी हाँ जी, रेगुलर लेता हूँ सुबह से। जी। डॉक्टर फारूक, आप दांतों पर असर पड़ता है? जी नरेंद्र जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है।
देखिए, टैबलेट का तो ऐसा असर नहीं है, मगर डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा असर है दांतों पे और मसूड़ों पे, बेसिकली मसूड़ों पे। ये जो है डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि ये डायबिटीज़ जो है, इसकी वजह से पायरिया जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और दांत हिलने लग जाते हैं, कई जगह एब्सिस बन जाता है, कई जगह एक गार्ड सी पॉलिप से बनते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है अपना चेकअप कराइए डेंटिस्ट से, और इसका अगर पायरिया भी चल रहा हो तो उसका इलाज कराइए, क्योंकि ना सिर्फ असर डायबिटीज़ का पायरिया पे है, बल्कि पायरिया का डायबिटीज़ पे भी है, उसके कंट्रोल पे भी है। क्योंकि इन्फेक्शन जो है कहीं भी बॉडी में हो, उसका जो है असर आपके इंसुलिन रिक्वायरमेंट पे पड़ता है। तो अगर आपके मुंह का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से ब्रिटल डायबिटीज़ भी हो सकती है, और शुगर की लेवल, शुगर की मात्रा जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो ना सिर्फ डायबिटीज़ के लिए इलाज कराना है, बल्कि अगर पायरिया चल रहा है तो उसका भी इलाज कराना है। नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। अच्छा, डॉक्टर फारूक की बात ही बीच में रह गई थी, वो कुछ मॉडल पे करके दिखा रहे थे तो जी, मैं एक्चुअली फ्लॉसिंग बता रहा था। फ्लॉसिंग के अलावा कई पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे दांतों के पीछे तो बहुत ज़्यादा जगह है, तो उस केस में हम क्या करें? उस केस में अगर हम इस पे फोकस करते हैं तो ये इंटरडेंटल ब्रश कहलाता है जी। ये एक हैंडल है जिस पे एक छोटा सा एक ब्रश सा लगा है, जो एक तरह से मिनिएचर बॉटल ब्रश, जैसे बॉटल साफ करने का ब्रश होता है ना, उसका एक बहुत छोटा मिनिएचर फॉर्म है। तो ये जो है दांतों में आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी दांतों के बीच में बिल्कुल परपेंडिकुलर घुसाना है, हल्के हल्के अंदर बाहर करना है। तो इससे जो भी आपके ना सिर्फ जो खाना फंसा है, बल्कि जो प्लाक जमा है, जो गंदगी जमा है, ये वापस बाहर निकल आएगी। तो फ्लॉसिंग के अलावा, फ्लॉसिंग तो वहाँ यूज़ करना है जहाँ आपका टाइट कॉन्टैक्ट है दांतों के बीच का, और इंटरडेंटल ब्रश वहाँ यूज़ करना है जहाँ दांतों में पहले से ही गैप है। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मरहले में पहुंच गया है। डॉक्टर फारूक, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई और बहुत ही अच्छी बातें बताई। इसे समझना चाहिए, सभी नाजरीन को समझना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए। चलते चलते मैं लास्ट मैसेज के तौर पर डॉक्टर नफ़ीस आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे मिथ्स हैं ओरल हाइजीन को लेकर, वो बताइए क्या क्या हैं, अपने पैगाम के तौर पर बताइए। मिथ्स में जैसे सबसे पहला कि ब्रश करने के बाद में हमारे खून निकलता है मसूड़ों से, ये बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं कि ब्रश करने से खून निकलता है, बल्कि बीमारी की वजह से जो इन्फ्लामेशन है, जो सूजन है, उसकी वजह से वो खून पैदा हो रहा है, मवाद पैदा हो रही है। एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है, इसलिए खून निकलने पे आप ब्रश करना मत रोकिए, वो ब्रश करते रहिए। राइट। दूसरा ये है कि एक अच्छा ब्रश है उसको हमें कभी चेंज नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं है। ब्रश हमेशा आपको 90 से 100 दिन के बीच में चेंज करना है, ब्रश कभी भी परमानेंट नहीं रखना है। राइट। दूसरा है कि हम उंगली से साफ कर लेंगे या हम किसी कॉटन से साफ कर लेंगे, उससे हमारी सफाई हो जाएगी दांतों की। या एग्जाम्पल देते हैं एक दूसरे का कि फला आदमी नहीं करता, उसके दांत खराब नहीं हो। तो हर किसी की प्रोटेक्शन कैपेसिटी अलग होती है, जो इम्यूनिटी होती है बॉडी के अंदर, हर किसी का अलग होता है, हर किसी के दांतों की बनावट अलग अलग होती है। इसलिए ब्रश का ही इस्तेमाल करें, ना कि किसी बनाए हुए दातून का या किसी प्लास्टिक या रबड़ या कॉटन का यूज ना करें, ब्रश यूज करें। ओके ओके ओके। डॉक्टर भारती, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगी प्रोग्राम देखने वाले? बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। इसकी तरफ मैं बताना चाहती हूँ, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो जिसमें एक ही दांत हो, चाहे 60 साल का बुजुर्ग हो जिसमें भी एक ही दांत हो, हमेशा ब्रश दिन में 2 बार, हर मिनट 2 बार, तो हर बार 2 मिनट करना है आपको। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा रोकथाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ताकि हम काफ़ी चीज़ें हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं ओरल डिसीजेस को। राइट, थैंक्स। डॉक्टर फारूक, आप किस तरह से अपना पैगाम देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को? बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, अब पैगाम के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे अगर हम एक नटशेल में कहें, मुख्तसर उसमें करें तो 2 बार आप ब्रश करिए, कम से कम 2 बार ब्रश करिए। हर 6 महीने पे अपना चेकअप कराइए। अगर हर चीज़ आपकी ठीक है, और अगर जाहिर सी बात है कि कोई इमराज़ है, कोई परेशानी है, तो उससे पहले आप जाके फ़ौरन डेंटिस्ट को दिखाइए। और मैं ये समझता हूँ कि फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी बचपन से लेके कब्र तक जो है दांत जो है लास्ट करने चाहिए। तो अगर आप मेंटेन करेंगे तो सारी ज़िंदगी आपके दांत
रहेंगे मुंह में। राइट राइट, कितनी अच्छी बात बताई कि अगर मेंटेन करेंगे तो सारी ज़िंदगी हम अपने दांतों को अच्छा रख सकते हैं, बिल्कुल सेहतमंद रख सकते हैं। नाजरीन क्या कहना चाहोगी समरी? तो अब तो बस हमारा जैसे कि प्रोग्राम आखिरी मरहले पे पहुंच ही गया है, तो हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने तीनों ही एक्सपर्ट्स का। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज आप हमारे प्रोग्राम में आए और ढेर सारी जो जानकारी है हमारे नाजरीन को दी। शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो नाजरीन, ये जो मालूमात से भरपूर हमारा प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, जिसके ज़रिए हम चाहते हैं कि आपकी ही सेहत से जुड़ी चीज़ें आप तक पहुंचाएं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। और आज का ये जो बेहद ख़ास शुमारा रहा है, यकीनन आप इससे फैज़याब होंगे और अपनी ओरल हेल्थ का, अपनी ओरल हाइजीन का ख़ास ख्याल रखेंगे। तो चलिए, हमेशा की तरह जैसे कि हम आपको बताते हैं कि आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सवालात हैं आपके दिल में, आपके जहन में, तो हमसे शेयर कीजिए। हमारी जो ईमेल आईडी है वो है hello.ddurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और नाजरीन, इसी के साथ टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। दीजिए हमें इजाज़त। आदाब। आदाब। इंसानी सेहत के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा और वर्जिश ही काफ़ी नहीं। सेहतमंद जिंदगी के लिए हिफ्ज़ाने के उसूलों की पासदारी ज़रूरी है। बीमारी से बचने के लिए मुंह और हाथ साफ रखें। खाना खाने से पहले हाथ धोएं और कुल्ली करें। दांत और मसूड़ों की दुरुस्तगी के लिए रोज़ाना ब्रश करें। दांतों के दरमियान तख्ती सही तरीके से हटाने के लिए फ्लासिंग कराएं। इंसानी जिस्म में दांत की बड़ी अहमियत है। इसकी सेहत और सफाई का ख्याल रखें।